हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल टायर 1 की कंप्लीट एनालिसिस जो पेपर आज हुआ है, यानी कि 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम रहा और क्या क्या क्वेश्चंस आए, वो हम सब डिस्कस करेंगे। जो इस पेपर में फेयर अटेम्प्ट जो होगा वो आपका 80 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चंस करे हैं अटेम्प्ट तो आपका पक्का हो जाएगा, टायर 1 क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपने तैयारी करी होगी। करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन थे। आई होप आपने मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस ली होंगी और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जो करंट अफेयर्स जो पूछे गए थे वो सितंबर 2020 तक जो है वो पूछे गए हैं। सो मेनली जो पूछे जा रहे हैं, वैसे तो वो मार्च से पहले के पूछे जा रहे हैं, बट एक आधा क्वेश्चन जो है वो सितंबर 2020 तक के बीच में भी पूछ लिया गया है। तो जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, दैट वाज रिलेटेड टू मार्च से पहले के जो करंट अफेयर्स थे और उसके बाद के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2 वीडियोस हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो क्वांट के सर ने कराए थे वो भी आप देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही आप जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, क्योंकि ओवरऑल जो लेवल आ रहा है पेपर का वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। सो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, तो इसीलिए जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं जो अभी 2019 की जो शिफ्ट्स थी मार्च में जो हुए थे 3 एग्ज़ाम, ठीक है, इसमें जितने भी शिफ्ट्स हुए थे उन सब का मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल है। आप उसको जाकर अटेम्प्ट करिए वेबसाइट पर, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। और बच्चों का यहाँ तक ये कहना है कि जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के क्वांट के, उसी सेम पैटर्न पे है और सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोज़ हैं आप वो भी देखें। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम जीके सेक्शन देखते हैं। सो क्वेश्चन पूछे गए थे, रैंकिंग पूछी गई थी इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, तो इंडिया की रैंक 142 थी। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो जारी करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था क्रिस्टल अवार्ड 2020 से, ये दीपिका पादुकोण ने जीता है। एक क्वेश्चन था रिवर से कि गंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो देखिए, जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर भी आप फोकस करिए, साथ में लेके पढ़िए, क्योंकि कहीं भी उसका जिक्र होता है तो उससे रिलेटेड अगर स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे गंगा एक बार न्यूज़ में था तो हमने वहाँ पे गंगा के बारे में बताया था कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से इमर्ज होती है। इसी तरह से और जो रिवर्स हैं उनके बारे में भी आप पढ़िए। ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है ये पूछा गया था, 7.4 होता है। इसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन था कि मिनिमम एज क्या होती है फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, किसी को अगर प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होना है तो मिनिमम एज क्या चाहिए, तो वो 35 ईयर्स एज होती है। ऐसे ही गवर्नर के लिए भी सेम एज होती है, 35 ईयर्स ऑफ एज होती है। वही लोकसभा के अगर मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए मिनिमम, एंड अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी एज चाहिए, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी के भी मेंबर हो सकते हैं, बट जो प्राइम मिनिस्टर की एज जो है वो मिनिमम जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। देन पुलिकट लेक का पूछा था कि पुलिकट लेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एंड उसी तरह से और भी जो लेक्स हैं उनके बारे में आप पढ़िए कि वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वुलर लेक है, वुलर लेक आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। उसी तरह से पुलिकट लेक तो आंध्र प्रदेश में ही है। देन इसके अलावा चिल्का लेक जो है काफ़ी फेमस लेक है, ये उड़ीसा में है। तो इस तरह से जो और लेक्स हैं उनके बारे में भी आप एक बार गो थ्रू कीजिए। हु एक्सकेवेटेड मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन किसने किया था ये पूछा गया, तो ये आर.डी. बनर्जी ने किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछी गई थी। हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स है। ये किसकी स्टैच्यू है, ये सबसे ऊंची स्टैच्यू है, ये किसकी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैच्यू है। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, नर्मदा रिवर के पास में है। ओके, एंड ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके जन्म दिवस पर नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है विच इज़ 31 अक्टूबर। ओके, हरियाणा का सीएम के बारे में पूछा गया था तो वो मनोहर लाल खट्टर हैं। ये हमने जब हरियाणा से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसमें कवर किया था कि हरियाणा के सीएम गवर्नर कौन कौन हैं, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो गवर्नर हैं हरियाणा के वो कौन है, SN आर्या हैं। ओके, एंड गवर्नर्स के बारे में और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मेघालय के जो गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सत्यपाल मलिक हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें गोवा और महाराष्ट्र के जो भी करंट गवर्नर हैं वो कौन है, वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगले शिफ्ट में। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा हैं। ये हमने कई बार डिस्कस किया है, मनोज सिन्हा हैं। आफ्टर दैट जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। राइट, तो ये कुछ गवर्नर्स की लिस्ट है, एक आधा इसमें से पूछ लिया जा सकता है। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो RK माथुर हैं। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था तो वो मार्को स्ट्रोजो हैं जिन्होंने KV कामत को रिप्लेस किया था। एंड ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसका बैंक है, ये ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स नेशंस का ये बैंक है और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं, शंघाई चाइना में है। ओके, तो इसी तरह से हो सकता है किसी और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अपॉइंटमेंट्स वाला जो सेक्शन है वो आप एक बार ज़रूर पढ़िए, जो मंथली PDFs हैं हमारी उसमें आप एक बार देखिए। अपॉइंटमेंट्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, तो कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन था दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2019, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि शायद प्रीवियस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था या फिर CGL की जो शिफ्ट हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है। एक क्वेश्चन था कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेथड यूज किया जाता है, तो ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, ल्यूब्रिकेटिंग, ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। भारत रत्न अवार्ड 2019 के विनर के बारे में कोई क्वेश्चन था, ऐसा बच्चों ने बताया। तो ये प्रणब मुखर्जी को मिला था 2019 में, प्रणब मुखर्जी को मिला था। देन एक मिला था ये नानाजी देशमुख को। नानाजी देशमुख जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारतीय जनसंघ के। एंड इसके अलावा भूपेन हजारिका, इनको भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज मालदीव की प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था, इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। वो अभी हाल ही में इलेक्शन उन्होंने जीता था, इब्राहिम मोहम्मद सोली ने। मालदीव की कैपिटल माले है और जो करेंसी है वो मालदीवियन रुपया है। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया जाता है। कंप्लीट लिस्ट आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। देन एक क्वेश्चन था दूध सागर फॉल्स के बारे में, तो ये मांडोवी रिवर पर है और गोवा कर्नाटक का बॉर्डर पर लोकेटेड है। एक क्वेश्चन था कि जो अर्थक्वेक है उसको किस स्केल पे नापा जाता है, तो रिचर स्केल पे इसको मापा जाता है। वन मोर क्वेश्चन वाज देयर रिलेटेड टू अवार्ड्स। व्यास सम्मान 2019 किसको मिला है, नासिरा शर्मा को मिला है। ये उनको कागज की नाव के लिए मिला है, कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान मिला है। तो अवार्ड्स एंड प्राइजेस जो हैं वो भी आप जाकर एक बार ज़रूर देखिए, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो व्यास सम्मान है पहली बार 1991 में अवार्ड किया गया था और इसको के बिरला फाउंडेशन जो है वो अवार्ड करता है। राइट, चलिए ये जीके के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश में एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स से पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन थे। एजर्शन का पूछा गया था आपसे सिनोनिम, तो एजर्शन का मतलब होता है कि डिक्लेरेशन, वहाँ पे सिनोनिम यूज हो सकता है कंटेंशन, सबमिशन, ओपिनियन, इस तरह से जो है एंटोनियम इसके सिनोनिम्स हैं ये। देन सर्विलांस का एंटोनियम पूछा गया था, एजर्शन का सिनोनिम पूछा गया था, सर्विलांस का एंटोनियम पूछा गया था। तो इसका एंटोनियम होगा केयरलेसनेस, देन नेग्लेक्ट, इंडिफरेंस, ये इसके कुछ एंटोनियम्स हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश का जो पेपर था वो इजी ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जो क्वेश्चंस थे आप आसानी से सॉल्व
कर सकते थे। और उम्मीद यही है कि आने वाले शिफ्ट्स में भी जो इंग्लिश का पेपर रहेगा उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। डिमोलिश कुछ कह रहे थे बच्चे, डिमोलिश पूछा गया था, कुछ कह रहे थे अबॉलिश पूछा गया था। तो डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, क्रश करना, स्मैश करना। और इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट। इसी तरह से अबॉलिश का मतलब होता है कि अबॉलिश का मतलब भी होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, जैसे कहते हैं कि कोई एक्ट अबॉलिश हो गया, ठीक है, इस तरह से। देन एक पूछा गया था एब्सकॉन्ड का। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे, एस्केप, फ्ली, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 2 क्वेश्चन थे। एक था ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक का मतलब होता है कोई जो ओरिजिनल होती है, किसी की कॉपी नहीं होती है, जो चीज़ जेन्युइन होती है उसको ऑथेंटिक कहते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाज अप इन द आर्म। अप इन द आर्म का मतलब होता है व्हेन यू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग। ओके, सो ये जहाँ पर इस तरह का बात होती है, मीनिंग होता है प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, वहाँ पर अप इन द आर्म ईडियम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा था एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो जो है इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट चेंजेस इन रेगुलर एंड रिपीटेड वे। कोई चीज़ जो है वो रेगुलर और रिपीटेड वे में जो चेंज होती है उस वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एब एंड फ्लो। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस थे। एरर स्पॉटिंग से 2 क्वेश्चन थे। एक्टिव पैसिव से 3 क्वेश्चंस थे। कॉम्प्रिहेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। जंबल सेंटेंसेस से क्वेश्चन थे एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट से 2 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो मैथ्स और उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको अभी सर डिस्कस करेंगे। सो अब आप सर से जो है पढ़िए। थैंक यू सो मच मैम बच्चों को बताने के लिए जीएस और इंग्लिश के एनालिसिस को। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वांट के एनालिसिस को। क्वांट और रीजनिंग की एनालिसिस मैं कराऊंगा आपको। यहाँ पर सबसे एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने आपका CHSL और CGL की जो पुरानी शिफ्ट्स हुई हैं उनमें भी हम लोगों ने आपको सारे के सारे शिफ्ट्स की सबसे एक्यूरेट एनालिसिस दिया। आप लोगों को पता भी होगा जिन लोगों ने हमें फॉलो किया था। तो जो लोग नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वांट की एनालिसिस। तो इसमें दोस्तों एडवांस और अरिथमेटिक पार्ट में दोनों में ही इजी पेपर आया है, नो डाउट, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बट एडवांस भी ठीक ठाक है आपका, अरिथमेटिक भी ठीक ठाक है। आज के पेपर में 12 to 13 क्वेश्चन आपके जो है 11 to 12 क्वेश्चन आपके एडवांस से देखने को मिले और जो है आपके 13 क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक से थे दोस्तों। तो एक बार जो है स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों एनालिसिस को। आपका सबसे पहले मैं करूँगा बात करूँगा ज्योमेट्री से। तो दोस्तों ज्योमेट्री से बात करें अगर हम, तो ज्योमेट्री से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ज्योमेट्री में। आपका एक क्वेश्चन आया है दोस्तों ट्राइंगल्स पे बेस्ड। कैसा क्वेश्चन था? आपको एक ट्राइंगल दिया गया था और आपको बोला गया था कि ये ट्राइंगल था आपका ABC और इसमें P और Q जो है आपका ये मिड पॉइंट्स हैं, AB साइड के और AC साइड के। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 1-1 का रेशो हो गया। और आपको दिया गया था P और Q के बीच में ना एक पॉइंट है R पॉइंट, जिसमें PR का रेशो RQ के साथ है 1:2। तो आपको पूछा गया था BC की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरह से करना है, आपने हमेशा से कराया है कि अगर आपके 2 ट्राइंगल्स हैं, ये आपके ट्राइंगल अगर बराबर साइड के हैं तो ये यानी कि PQ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगी BC के। और अगर आपको पता है कि PQ पैरेलल टू BC है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और ये होता है तो जो साइड PQ की लेंथ है वो BC की लेंथ का जो रेशो होगा वो हो जाएगा 1:2, क्योंकि AP की वैल्यू 1 है और AB की वैल्यू टोटल 2 हो जाएगी। तो 1/2 हो जाएगा। PQ की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? PQ की वैल्यू दी गई है 1:2 दी गई है, यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ 3 यूनिट वैल्यू है। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब आपको कहा गया था कि जो PR की लेंथ है, PR की लेंथ दी गई थी आपको 3 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया था BC की लेंथ कितनी होगी। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है दोस्तों इसमें? बड़े इजीली हो जाएगा। कैसे? अब आपको PR की लेंथ पता लग गई तो BC की लेंथ कैसे निकालोगे आप? ये 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू होगी आपकी 18 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ज्योमेट्री से ही क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था अगेन अ वेरी इजी और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। आपने अगर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो हमारी स्लाइड है वो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो देखी होगी आपने, तो उनमें से ही सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट जो रिपीटेटिव वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे रिपीट क्वेश्चंस जो है आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इसमें क्या गया था कि 2 कॉर्ड्स जो है वो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे,
पॉइंट ओ पे मान लेते हैं, उसमें आपको दिया गया था कि एक इसकी वैल्यू 9 हो गई, इसकी वैल्यू 4 दी गई थी और इसकी वैल्यू 6 दी गई थी। आपको पूछा गया था इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर मैं मान लूँ इसको ए बी और इसको मान लूँ सी डी, तो ये होगा आपका ए ओ इंटू ओ बी इक्वल्स टू सी ओ इंटू ओ डी। तो ये आप देख लीजिए 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 2 6 3 3 9, और ये हो गया आपका 6 एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है जो पूछी गई साइड थी वो 6 सेंटीमीटर थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन जो था आपका ज्योमेट्री से ही एक क्वेश्चन और पूछा गया। तो ज्योमेट्री का पार्ट आपका रहेगा दोस्तों हमेशा 3 to 4 क्वेश्चन के अराउंड जो है ये हमेशा पूछ लेते हैं, पर ये है कि ज्योमेट्री बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री के। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक आपको सर्कल दिया गया था और उसमें कहा गया था आपका जो एक टेंजेंट है वो पॉइंट टी पे काट रहा है, ठीक है, और यहीं पे ही जो है आपका सेंटर से अगर हम एक लाइन ये मिलाएं एक लाइन ये मिलाएं और जो है आपकी ये कॉर्ड जो है कॉर्ड पी टी, आपको बोला गया था कि पी ओ टी की वैल्यू जो है वो दी गई थी आपको 118 डिग्री। आपको पूछा गया था कि एंगल इसको हम मान लें एस, तो एस टी पी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी तो आप इजीली बता सकते हो कैसे। आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, तो ये यहाँ पे आपने जैसे ही ज्वाइन किया आपको पता लग गया कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है कॉर्ड से, तो वो आपका सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल होगा, यानी कि ये एंगल हो जाएगा आपका हाफ इसका, यानी कि 2 5 10 एंड 2 9 18 59 डिग्री हो जाएगा। और मैं बता दूं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या बोलती है दोस्तों, अगर जो है आपका कोई यहाँ पर एक कॉर्ड है एंड ये आपकी एक टेंजेंट है, तो अगर आप इनके कॉर्ड्स के जो दोनों एंड्स हैं उनको मिला लेंगे तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो होगा आपका ये इस एंगल के बराबर होगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एंगल एस टी पी की वैल्यू जो होगी एंगल पी इसको मान लूँ अगर मैं ए, तो पी ए टी के वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि हो जाएगी 59 डिग्री। तो वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप इजीली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ध्यान ना रही हो वहाँ पे, तो पी ओ की लेंथ जो है ओ टी के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो यानी कि ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है ये टोटल पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, तो 90 में से उसको एंगल को माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो जो पूछे गए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की। तो ट्रिगो से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं देखो दोस्तों। ट्रिगो से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 cosec स्क्वायर ए प्लस 15 साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता होगा दोस्तों ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी किस केस में होती है दोस्तों, 2 रूट ए बी होती है आपकी अगर a लेस देन बी हो। a लेस देन बी है तो आपका 2 रूट ए बी होगी। अब यहाँ पर आप देखो कि b है आपका 8 यहाँ पर और a है आपका 15, तो आपको पता है कि a जो है वो लेस देन b है, तो 2 रूट ए बी लगाइए, डायरेक्ट आंसर लेकर आइए। यहाँ पे 2 इंटू 8 इंटू 15 इसको प्रूव भी कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे पिछले वीडियोज़ में इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, उनको प्रूव भी करके बताया। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि ये 2 रूट ए बी लगाना था, आपको आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या है जो भी फाइनली। तो इनकी जो इस टाइप से क्वेश्चन है ना ये रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। पहले हमने 50 एक्सपेक्टेड में भी बताया इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जाते हैं इन पेपर्स में। तो आप ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना उन सबको याद कर लीजिए। और जो है आपका जो क्वेश्चन है अगर इस टाइप का आता है तो आप इजीली कर लोगे उसको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगो से ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ट्रिगो से ही एक और पूछा गया था। ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन कि आपको बोला गया था कि कॉसेक, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, कॉसेक एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको √2 दी गई थी एंड साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी गई थी आपको 1/2। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपका कॉसेक एक्स प्लस वाई की वैल्यू √2 दी गई है, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि कॉसेक जो है कॉसेक थीटा √2 कब होता है 45 डिग्री पे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 45 डिग्री आ गई और यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। एक्स और वाई में जो भी पूछा गया था आप इजीली बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा। 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 75 और x की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 और आपका हो गया 37.5 डिग्री। तो x की वैल्यू 37.5 डिग्री हो गई और y की वैल्यू हो गई 67.5 डिग्री। तो जो भी पूछा था वो आप आराम से इजीली बता सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ट्रिगो से अगेन। तो ट्रिगो से भी दोस्तों तीन चार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रिगो और ज्योमेट्री आपका अच्छा होना चाहिए अगर आप पेपर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या सिर्फ अरिथमेटिक से आपका पेपर नहीं निकलेगा। अरिथमेटिक और एडवांस पूरा का पूरा आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एडवांस भी अब प्रीलिम्स में भी काफ़ी पूछने लगे हैं। इस पेपर में थोड़ा सा कम कहूँगा मैं, क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर्स में एडवांस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, बट इस बार क्या कहूँगा मैं, इक्वल था। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो से आपका क्या पूछा गया था। आपका ट्रिगो से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत रिपीट होता है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू प्लस अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू, ये दिया गया था आपको 8 है। तो पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये आप इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ए अपॉन बी, अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहे हो तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे में आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, वो सॉरी 8 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1। कॉट थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 9/7। तो यही आपका आंसर था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन जो है अब हम डिस्कस करते हैं आपसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस। तो अलजेब्रा से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो देखते हैं दोस्तों। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको 2 दी गई थी। आपको पूछा गया था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू बता दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आप x और प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है तो आपका x की वैल्यू होगी हमेशा 1। तो आप यहाँ पे 1 पुट कर दिए, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर आपका 2 था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका अलजेब्रा से ही एक और डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक वाइज चलेंगे दोस्तों। टॉपिक वाइज क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक फैमिलियर हो जाओगे आप पेपर में कि ये टॉपिक के इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और देखते ही आपको समझ में आ भी जाएगा। ऐसे रैंडम में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपके लिए थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन था आपका अलजेब्रा से, आपको पूछा गया था बहुत इजी क्वेश्चन। x माइनस 2y की वैल्यू दी गई थी आपको 3, xy की वैल्यू दी गई थी आपको 5, और पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप इजीली कर सकते हो दोस्तों। चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर लो, उसमें लगेगा टाइम, बट अगर आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे 5x की वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो 5 × 1 होता है 5। यहाँ पुट करोगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा आपका 3। तो बिल्कुल सेटिस्फाई करिए दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 5 5 25 माइनस 4 × 1 यानी कि ये हो गया आपका 21। तो इसका आंसर था 21। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अलजेब्रा से ही। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे। क्या क्वेश्चन था दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी गई थी 18, आपको दी गई थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 107। अब और पूछा गया था आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो मैं कहूँगा क्या से निकालना है आपको, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, मैं उसमें फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है, बट आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हैं कैसे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बारी कराया है, हर शिफ्ट में आया है क्वेश्चन और आगे भी आता ही रहेगा। तो इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अगेन अलजेब्रा से दोस्तों, देखिए 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए इस पेपर में। तो वो क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं अलजेब्रा से। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको दिया गया था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, और दिया गया था इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार वैल्यू क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ वॉल्यूम में कुछ इशू है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ भी आंसर बता देंगे। बाकी जो बच्चे ने हमें बताया वो यही है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू 0 दी गई थी। तो आपको पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको हमने अभी बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इसका पूरा एलसीएम ले लीजिए, ए बी सी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये होगा आपका बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 हो गई, इसको आप काट दीजिए, बचा क्या
ये हो गया 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 4 सीधा सीधा। तो ये तो देखते ही पता लगा देना चाहिए था आपको, यहाँ पर तक आपको आगे तक करने की जरूरत भी नहीं थी। जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी वो डायरेक्ट लगाकर आ गए होंगे दोस्तों। तो इसका आंसर 4 था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब 11वां क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, इसमें दिया गया था आपका मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, और मेंसुरेशन से दोस्तों इतना हार्ड क्वेश्चन आया है कि आपके पसीने छूटे होंगे। चलो देखते हैं कितना हार्ड क्वेश्चन आया दोस्तों। एक आपको रेक्टेंगल दिया गया था और उसमें जो है उसके डायगोनल को बताया गया था कि ये 15 सेंटीमीटर है, और आपका जो बेस था वो 12 सेंटीमीटर बताया गया था। आपको बताना था इसका एरिया कितना होगा दोस्तों। तो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको पता है 9, 12 और 15 का जो है ना ट्रिपलेट बनता है, ठीक है दोस्तों। 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट बनता है जब दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि ये आपकी 9 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर की, तो एरिया कितना हुआ 9 × 12। ऐसे तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, तो ये आपको 1808 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफ़ी इजी रहा दोस्तों इस बार की जो शिफ्ट थी, वो तो मैं आपको सरकास्टिकली बोल रहा था कि हार्ड है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें मार्कअप दिया था। ये क्वेश्चन मैं इतनी बार करा चुका हूँ दोस्तों, और हर शिफ्ट में आ रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं तो बहुत गलत करके आए हैं आप। ये जो है बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते थे आप। डिस्काउंट अगर आपको दिया गया है 20%, आपको पूछा गया है कि प्रॉफिट / लॉस परसेंट कितना रहा होगा। मैंने आपको बताया हमेशा MP/CP की वैल्यू होती है 100 ± प्रॉफिट / लॉस परसेंट अपॉन 100 - डिस्काउंट परसेंट। तो इसको पुट कीजिए दोस्तों। आपको मार्कअप का मतलब क्या होता है कि MP और CP का आपको बेसिकली रेशो मिल गया। 15% ऊपर आप मार्क किया है, यानी कि अगर आपका CP 100 था तो 115 आपका मार्क प्राइस है। ये हो जाएगा आपका 100 ± प्रॉफिट / लॉस परसेंट अपॉन 100 - डिस्काउंट, यानी कि 80 हो गया। 0 से 0 काट लीजिए, हो गया 2 चौक 8 और हो गया 5 10, ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और 5 15, तो 23 × 4 हो गया। ये हो गया आपका दोस्तों 92। ये हो गया आपका 100 ± प्रॉफिट / लॉस परसेंट। अब आपको दिख गया दोस्तों कि यहाँ पर 92 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो मतलब कि लॉस परसेंट हुआ है, तो लॉस परसेंट आ गया आपका यहाँ से दोस्तों सीधा सीधा 8%। तो 8% इसका दोस्तों आंसर था। लॉस परसेंट इतना ही आया था दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। 13 क्वेश्चन अगेन हम प्रॉफिट लॉस का ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। तो 13 क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया था कि अगर कोई आइटम है, एक आइटम, एन आइटम इज सोल्ड एट ₹70,000 एंड, तो आपको जो है एन आइटम इज सोल्ड एट ₹70,000 टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ a profit of 30% is required, then what will be सेलिंग प्राइस। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आपको क्या दिया है, प्रॉफिट 125% है तो 70,000 रुपीज़ हो गया, तो प्रॉफिट 30% होगा तो क्या होगा, आपको दिया गया 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कि 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों, वो आपका 70,000 के बराबर दिया है इस, और आपको पूछा गया 130% की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हो गया आपका 70,000 अपॉन 125 इंटू 130, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, हो गया आपका 8 7 56 560 इंटू 130, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपका इजीली आंसर मिल जाता है आपको। तो अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से ही, अगेन मैं बता देता हूँ, आपको बोला गया था एक आइटम को अगर आप सेल करते हैं 216 रुपीज़ में, तो आपको लॉस होता है कितना, 10% का। आपको पूछा गया व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। तो इसमें क्या है दोस्तों करने में, कुछ नहीं, 2 सेकंड का कोई सवाल नहीं है दोस्तों। 90% आपको 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी गई 216, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 216 अपॉन 90 इंटू 100, ये हो गया आपका 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 240 रुपये। ऐसे इजी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों आज की शिफ्ट में। तो जिन लोगों का हुआ वो आज 4 कर आ गए होंगे पेपर को बहुत अच्छे से दोस्तों। क्वांट का पेपर तो नो डाउट आप 25 के 25 क्वेश्चन आज करके आए होंगे, इतना मैं भरोसा रख रहा हूँ आप पे।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अभी क्वांट के सेक्शन को ही हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए दोस्तों। आप डिस्कस कर लेते हैं CISI टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। आपको बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। कैसे? प्रिंसिपल दिया है आपको 3500 रुपीज़ का, और आपको दिया है कि वो जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, T टाइम के बाद आपका 4500 रुपीज़ हो जाता है, यानी कि अमाउंट की वैल्यू होगी 4500 रुपीज़। तो आपको पूछा गया है, रेट भी दिया था आपको यहाँ पर 10% का। आपको पूछा गया था कि टी की वैल्यू क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप या तो SI = PRT/100 लगा लीजिए, उससे आपको बहुत आराम से आ जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 3500 रुपये पे जो है अगर 10% का रेट लग रहा है तो एक साल में कितना रुपये मिलेंगे? 350 रुपये मिलेंगे एक साल में। बट आपका अमाउंट मतलब कि डिफरेंस कितना है अमाउंट और प्रिंसिपल में, वही होता है आपका SI है आपका 1000 रुपये का। अगर 350 रुपये एक साल में मिल रहे हैं तो आपका जो है 1000 रुपये कितने साल में मिल जाएंगे दोस्तों? 1000/350 ये आपका आ गया दोस्तों 20/7। तो 20/7 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सबने सही करा होगा दोस्तों क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है एक आपका और क्वेश्चन था दोस्तों टाइम एंड वर्क से। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका टाइम एंड वर्क से। तो ये पूछा गया था आपको दोस्तों कि 15 मैन जो हैं वो आपका कंप्लीट कर सकते हैं एक वर्क को 10 डेज में। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 15 मैन × 10 हो जाएगा। और आपको पूछा गया कि 20 मैन कितने दिन में उसी काम को कर लेंगे, यानी कि 20 मैन × X डेज। तो इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ये आपका 2 और ये हो गया आपका 7.5। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे आपके? 7.5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे 20 मैन काम को। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं दोस्तों एक टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड पे एक इजी सा क्वेश्चन था आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। मैं बता देता हूँ आपको कि आपको बोला गया था कि दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक्स, लेट्स सपोज X और Y। तो अगर एक पर्सन जो है 20 km/h की स्पीड से X से Y तक जाता है और 30 km/h की स्पीड से Y से X तक आता है, तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है आपको कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई पर्सन सेम डिस्टेंस को दो डिफरेंट स्पीड्स पे चल रहा है तो उनका आप एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 × S1 S2/S1 + S2। यहाँ पर S1 S2 की वैल्यू है 30 और 20। तो सॉल्व कर लीजिए 2 × 30 × 20/30 + 20 यानी 50। क्योंकि 0 से 0 कट गया, आपको 5 6 20 यानी कि 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 24 km/h की एवरेज स्पीड से अगर वो कवर करता तो उसे 24 पे चलना पड़ता, 20-30 पे ना चलना पड़ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम ऑन एजेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका? ये था आपको रेशो दिया गया था दोस्तों प्रेजेंट एजेस का। क्या क्वेश्चन दिया गया था? प्रेजेंट एजेस का, एक पर्सन A का और B का। ये रेशो दिया गया था आपको दोस्तों 3:2। और आपको बोला गया था कि उनके जो बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एजेस जो है ये था आपका 24 ईयर्स। आपको पूछा गया था कि A की एज क्या है? एज विल बी व्हाट आफ्टर एज आफ्टर 3 ईयर्स, ये पूछा गया है। तो आपको दिख रहा है 3 और 2 का रेशो दिया गया है। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे वो बचपन में जितना डिफरेंस था आपके किसी भाई या बहन से, वो आपके जब आप 50 साल बाद भी देखोगे तो डिफरेंस एज का सेम रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना। 3:2 दिया यानी कि 3 - 2 1 की वैल्यू आपकी 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 24। तो आपको पता लग गया दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 × 3 यानी कि 72 ईयर्स। और 3 साल बाद A की एज कितनी हो जाएगी? एज आफ्टर 3 ईयर्स हो जाएगी 72 + 3 यानी 75 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन, ये एजेस पे क्वेश्चन था। एंड देन हम डिस्कस करें, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अभी देख लेते हैं हम दोस्तों। हाँ जी, आपका डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल पे क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका? डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन ये था दोस्तों आपका कि आपको दिया गया था एक टर्म 473x, अगर ये डिविजिबल है, एक बार आप चेक करके बता दीजिएगा, हमें कमेंट कर लीजिएगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, बट 4 डिजिट की वैल्यू थी, ये हमें कंफर्म है। 473x अगर डिविजिबल 11 से है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस और सम डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अगर उनका डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपल है तो आपका नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं डिविजिबल होगा। तो ये हो गया 4 + 3 7, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? x की वैल्यू आप 0 पुट कर लीजिए दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, नहीं तो फिर 11 पुट करनी पड़ेगी। 11 हो नहीं सकती डिजिट, तो आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, यानी 4730 जो आपका 11 से डिविजिबल होगा दोस्तों।
और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका अलजेब्रा का और रह गया है, वो अच्छा क्वेश्चन था, बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा क्या कहूँगा मैं, इजी क्वेश्चन था, अलजेब्रा का नहीं कहूँगा मैं, उसको कहूँगा रेशो प्रपोर्शन का क्वेश्चन था। एक्स रेशो वाई की वैल्यू दी गई थी आपको 7:5 और वाई रेशो जेड की वैल्यू दी गई थी आपको 4:3। आपको पूछा गया था दोस्तों एक्स इनका सम जो है आपको दिया गया था, या तो इस टाइप से दिया गया था कि एक्स वाई जेड 3 पर्सन्स हैं, उनका रेशो जो है उनके बीच में मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है और टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो 63,000 रुपीज़ हुई थी। आपको पूछा गया था कि वाई का शेयर क्या होगा, वाई शेयर क्या होगा। तो आप इजीली इनका सबका कॉमन रेशो निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे? 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। इनको दोस्तों ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 28 + 15 43, 43 + 20 63। तो 63 की वैल्यू आपको 63,000 दी गई, यानी कि 1 की वैल्यू 1000 रुपीज़ हो जाएगी, यानी कि वाई का शेयर हो गया आपका 20,000 रुपीज़। तो वैल्यूज़ में अगर कुछ ऊपर नीचे है तो दोस्तों एक बार कंफर्म कर दीजिएगा हमें। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और रह गया आपका। 21 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको डिस्कस करा चुके हैं 25 में से दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस कराए जाएंगे। तो अगर आपका पेपर अगली शिफ्ट्स में है तो पढ़िए अच्छे से और आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन जो है ये कंफर्म कर दीजिएगा हमें, कॉट ए की कुछ वैल्यू दी गई थी आपको और आपको पूछा गया था कि साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है दोस्तों कॉट ए क्या होता है दोस्तों? कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको यहाँ से बेस पता लग जाएगा, परपेंडिकुलर पता लग जाएगा रेशो में, और अगर आपको इतना पता लग गया बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है √p²/b²। यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिएगा और साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो सारे के सारे क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है हमने। अब मैं बताता हूँ आपको रीजनिंग किस टाइप से आया है। रीजनिंग भी अगेन दोस्तों बहुत जो है इजी था, इजियर साइड पे था आज की डेट का जो रीजनिंग पार्ट था। एक क्वेश्चन था उसमें काउंटिंग फिगर्स का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कहूँगा मैं, डिफिकल्ट नहीं कॉम्प्लेक्स कहूँगा थोड़ा सा। उसमें कैलकुलेट मतलब ज़्यादा आपको गिनने थे, उसमें ट्राइंगल्स जो थे थोड़ा ज़्यादा लाइन्स बनी हुई थी। बट आपको पता है दोस्तों इतना इजी पेपर आया तो किसी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के एक्स्ट्रा नंबर उठा सकते हैं तो उठा लीजिए दोस्तों। तो मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं आपके। पहले टॉपिक्स बताता हूँ मैं किन किन क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे आज। ऑड वन आउट से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपका था नंबर बेस्ड। आपको जो है नंबर्स दिए गए थे और आपको बताना था कि उन नंबर सीरीज में से ऑड वन आउट कौन सा है। ये इजी क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन एग्जैक्टली मिल नहीं पाया हमें। कोडिंग डिकोडिंग पे एक क्वेश्चन था दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग पे एक क्वेश्चन था। एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, मैं बता देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। एक पूछा गया था आपको, इसमें दिया गया था टीवी की वैल्यू 55 दी गई थी, आपको बताना था दोस्तों क्लॉक की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें आपको दो दी हुई थी, आपको टीवी की वैल्यू 55 दी गई और एक और वैल्यू दी गई थी आपको। तो उससे पता लग जाता आपको टी की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 20 होती है, वी की वैल्यू होती है 22। तो ये हो गया 44 इनका सम, और इसमें आप 13 और ऐड कर देंगे, 44 प्लस वो 11 और ऐड कर देंगे दोस्तों आप, सॉरी 42 + 13 ऐड कर देंगे तो ये आपका 55 आ जाएगा। सिमिलरली क्लॉक की वैल्यू भी आप ऐसे करेगा तो आप उसमें 13 ऐड कर दीजिएगा तो लास्ट आएगा आपको, उसके हिसाब से आपका क्लॉक का भी कोड बन रहा था। तो ये अगेन एक इजी क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग पे और पूछा गया था, उसमें क्या दिया गया था आपको एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या है, बट मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। इस टाइप से लॉजिक था, जो भी आपका जैसे कहो मैं कहूँ आपका डक दिया गया है कोई, तो डक का कोई कोड बोला गया आपको, तो डी आपका 4 होता है, यू आपका होता है दोस्तों 21, सी 3 होता है और के होता है 11। तो यहाँ पर जो नंबर्स थे दोस्तों, जो यहाँ पर आपके इसका कोड दिया गया था उसके नंबर्स बन रहे थे 5, 22 या 5, 24 और 10, इस तरह से दिया गया था। यानी कि इसमें +1 था और इसमें था -1, तो +1 -1 +1 -1 इस टाइप का लॉजिक चल रहा था। उस पर बेस्ड आपका एक पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सेम क्वेश्चन तो कभी आपको देखने को मिलेगा नहीं एग्जैक्टली, पर सेम लॉजिक पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा गया था डाइस पे। हाँ, तो डाइस का क्वेश्चन मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। आपको 3 डाइस की पोजिशन दी गई थी, ठीक है दोस्तों, 3 डाइस की पोजिशन दी गई थी आपको, और इसमें कहा गया था आपको कि ये आपके 1 है इस पे 3 है, इस पे 5 है, इस पे 4 है, इस पे 6 है, इस पे 1 है, इस पे आपका 2 है, इस पे 3 है, इस पे 6 है। आपको पूछा गया था 1 के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई भी 2 डाइस ले लीजिए, 2 डाइस ले लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर मैं डाइस ले लेता हूँ, पहला डाइस और दूसरा डाइस। तो 1 को फिक्स कर लीजिए और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, यानी कि 1 3 5।
सिमिलरली यहाँ पे 1 को फिक्स कर लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, यानी कि 1 4 6। तो आप यहाँ बता दोगे 3 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 6 है, तो 3 के अपोजिट हो गया 4 और 5 के अपोजिट हो गया 6, तो बचा क्या 2, तो 1 के अपोजिट होगा दोस्तों 2। यही आपसे पूछा गया था यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या है। तो आप एक बार डाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज यही थी यहाँ पर, बट ये पूछा गया था कि आपके 1 के अपोजिट क्या है, मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली। हो सकता है थोड़ा जो कॉन्फ़िगरेशन है डाइस का वो अलग हो, अगर आप कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिएगा, बाकी मैंने आपको लॉजिक बता दिया और क्वेश्चन भी बता दिया क्या पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, एक सिलॉगिन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था आपको। सिलॉगिन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इसमें था आपका एक क्वेश्चन दिया गया था कि ऑल फ्रूट्स आर मीट एंड दिया गया था ऑल ब्रेड्स आर मीट, यानी कि इसका डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, ऑल फ्रूट्स आर मीट बोल दिया आपको एंड ऑल ब्रेड्स आर मीट बोला है, ये भी बोला है कि ऑल ब्रेड्स आर मीट। तो अब आपके बहुत सारे केस बन सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है ब्रेड्स का, या फिर ब्रेड इसके अंदर हो जाए या ब्रेड इसके बाहर हो जाए या एग्जैक्टली ओवरलैप भी कर जाए, तो काफ़ी सारे केस बन सकते हैं। आपको सारे केस समझ जाए भी है हमने और किस तरह से करना है वो पता भी है आपको। तो आपको जो कंक्लूजन पूछे गए थे आपको बस उनका आंसर देना था, उसमें सम के 2 कंक्लूजन पूछे गए थे एंड आई थिंक आइदर का जो आंसर था वो आ रहा था, बच्चे जो बता रहे थे वो ये था। तो आपको पता है बस इसका डायग्राम आपको बनाना होता है और जो कंक्लूजन है आपको वो देखना होता है कि ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए आपको कि वो कंक्लूजन फेल हो जाए। अगर वो कंक्लूजन फेल एक भी कंडीशन में हो गया तो वो कंक्लूजन फेल ही रहेगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ और किससे क्वेश्चन पूछा गया था, मिरर इमेज से आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक। देन बात करें हम मिरर इमेज से आपका क्वेश्चन पूछा गया था एंड बॉड मास से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देन सिलॉगिन से बता ही चुका मैं। एक फिगर सीरीज पे भी एक क्वेश्चन था दोस्तों, फिगर सीरीज पे 4 फिगर्स दी गई थी आपको, एक फिगर बतानी थी। आपका जो काउंटिंग फिगर का था वो ट्राइंगल काउंटिंग पे था एक क्वेश्चन। एक एम्बेडेड फिगर पे आपका एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, जो कि हमेशा आ ही रहा है हर शिफ्ट में, पिछली बार भी जो शिफ्ट हुई थी उनमें भी यही आया था, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आया दोस्तों। बाकी आपका जो है सीरीज था, वर्ड सीरीज पे एक क्वेश्चन था, वर्ड सीरीज पे क्वेश्चन था दोस्तों। आपका जो है एक वेन डायग्राम पे क्वेश्चन था, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है हमें मिल गया है दोस्तों, मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। ये आपको दिया गया था कि रेप्टाइल, मैमल और लिजर्ड जो है आप उनको किस तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों लिजर्ड, रेप्टाइल और मैमल ये पूछा गया आपको। तो रेप्टाइल और मैमल जो क्लास हो गई वो डिफरेंट हो गई, तो पर आपको पता है लिजर्ड रेप्टाइल होती है, तो रेप्टाइल लिजर्ड, ये रेप्टाइल क्लास हो गई, ये लिजर्ड हो गई उसके अंदर एक, और ये मैमल हो गया। तो आपका जो फाइनल फिगर था वो इस तरह से बनता था डायग्राम। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक था आपका ऑड वन आउट वर्ड बेस भी, एक तो नंबर बेस था बताया था मैंने आपको, एक ऑड वन आउट जो है वर्ड बेस भी था। मतलब कि उसमें दिया गया था आपको चर्प, नी, ब्लीट और फ्रिस्क। तो आपको दिख रहा है दोस्तों चर्प, नी और ब्लीट जो है तीनों की तीनों ना एनिमल्स की साउंड है, जबकि फ्रिस्क ऐसा नहीं है। तो फ्रिस्क इसका जो है करेक्ट आंसर था, यही ऑड वन आउट भी था इसमें। तो दोस्तों ये था आपका एक एनालिटिकल रीजनिंग पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एनालिटिकल रीजनिंग पे क्या क्वेश्चन था जो हमेशा आता है दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग मतलब कि ये आपको एक मैथ का क्वेश्चन जो है ना वो रीजनिंग में दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आपको रीजनिंग में क्वेश्चन को करना है। तो रेशियो पर क्वेश्चन था, रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ 2 पर्सन दिए गए थे, पी एंड क्यू मान लेते हैं, ये 15:17 दिया गया था और आपको बोला गया था कि उनका जो सैलरी का डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो दिया गया था आपको 3000 रुपीज़ का। आपको बताना था दोस्तों कि सैलरी ऑफ पी क्या होगी। तो आप बता सकते हैं दोस्तों डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, तो 2 की वैल्यू हो गई 3000 रुपीज़, 1 की वैल्यू हो गई 1500। आपको पूछा गया था कि सैलरी ऑफ पी क्या होगी, तो 15 × 1500 यानी कि 15 × 1500 यानी कि 15 225, 22500। तो 22,500 जो है आपकी सैलरी होगी पी की। तो इस टाइप्स के सारे क्वेश्चन जो थे ये थे दोस्तों। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे डिस्कस कर लिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो ऑल दी बेस्ट जो नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, आपको फ़ायदा हो ज़रूर इस एनालिसिस से। सारी एनालिसिस को देखिए रेगुलरली। जिन लोगों का पेपर था उन लोगों ने तो देखी होगी, देखेंगे ये एनालिसिस, पर जिन लोगों का जो पेपर होने वाला है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो आगे आने वाले जिनके भी शिफ्ट्स में पेपर हैं वो सब इस एनालिसिस को ध्यान से देखें दोस्तों। और साथ में जो है हमारी वेबसाइट पे जो है हम लोगों ने आपके लिए पूरा का पूरा मॉक बनाया है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके पिछली शिफ्ट्स में, जो लास्ट 3 शिफ्ट्स हुई थी उनके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब कि जो आपके पेपर हुए थे तीनों की तीनों शिफ्टों में, वो हमने
एज अ मॉक आपको वेबसाइट पे डाल दिए हैं। तो आप जाइए दोस्तों, pendumedu.com हमारी वेबसाइट है, इस पे जाइए। CHSL के पूरे जो हैं मेमोरी बेस्ड मॉक्स जो हैं हमने वो बना के डाले हुए हैं, जो पिछले 3 दिन जो शिफ्ट हुई थी उनके बेसिस पे। तो आप जाके उसको देखिए दोस्तों, उनको अटैम्प्ट कीजिए, आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल रिपीट हो रहा है पैटर्न पूरे के पूरे पेपर्स का। तो जो हार्ड पेपर्स थे उनके वो भी देख लीजिए कि किस लेवल तक वो जा सकते हैं SSC वाले, और इजी वाले पेपर्स तो आप आराम से कर ही लेंगे जिनकी शिफ्ट ईजी आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।